हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ, खुश रहना चाहिए। हम बात कर रहे हैं भाग 5 के बारे में। और भाग 5 में अध्याय कौन सा है? अध्याय 1 में हमने अध्याय 1 में राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ लिया है। उनसे संबंधित जो भी अध्याय 1 में आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, उनको हमने पढ़ लिया है। आज हम बात करने वाले हैं मंत्री परिषद के बारे में। अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 देखेंगे। किससे संबंधित है ये? मंत्री परिषद से। तो देखिए, अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और उनको सलाह देने के लिए, यानी कि राष्ट्रपति जी प्रेसिडेंट को हेल्प करने के लिए और एडवाइस देने के लिए अनुच्छेद 74 की बात करता है। तो अगर आपसे पूछे जाए कि राष्ट्रपति जी को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 में ये बात कही गई है। और अन्य क्या बातें हैं? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या? एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान हेड, अर्थात हेड, जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा जिसका हेड? प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति अपने कृत्यों अर्थात कार्यवर्क, राष्ट्रपति अपने कार्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, यानी कि जो सलाह इनके द्वारा दी जाएगी उनके अनुसार कार्य करेंगे राष्ट्रपति जी। ये बात कही गई है अनुच्छेद 74 में। और क्या है? नोट। अब ये जो बात कही गई है यहाँ, इसका के बारे में ही है कुछ। आप देखिए, इस पे यहाँ पे ये कहा दिया गया है कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, यानी कि इनका सलाह लेगा। परंतु क्या कहा गया है कि परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणता या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। एक बात बता देती हूँ आपको। जब शुरू में 72वें संविधान संशोधन के द्वारा एक बात अमेंड कर दिया गया, 72वां संविधान संशोधन के द्वारा ये बात कह दी गई कि जो राष्ट्रपति सलाह लेंगे, किससे लेंगे? प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद से, क्योंकि प्रधानमंत्री ही मंत्री परिषद का हेड है, अर्थात प्रधान है, तो उनसे सलाह लेंगे। और जो वो सलाह दे देंगे वो आवश्यक तौर पर मानना है। उनको वो वापस नहीं कर सकते थे प्रधानमंत्री जी की पुनर्विचार के लिए वापस कर दे कि एक बार इसको फिर देख लो, नहीं कर सकते थे। बिल्कुल कह दिया गया था कि जो सलाह दे दी गई उसे ही मानना है आवश्यक तौर पर, कि भाई यही होगा। परंतु 1976 में 72वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें तो ये बात कही गई थी कि आवश्यक तौर पर आपको बात माननी पड़ेगी, सलाह माननी पड़ेगी, और साथ ही साथ आप पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। पर 1978 में, कब? 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा? 44वें 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में फिर ये बात जोड़ी गई कि ये जो बात आज जिसमें लिखी है ना कि पुनर्विचार के लिए वापस कर सकेगी, तो पुनर्विचार का प्रावधान जो जोड़ा कि सलाह अगर कोई दी गई है तो वो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जी वापस कर सकते हैं, तो इस प्रावधान को जोड़ा था 44वें 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। यह बात आप याद रखिएगा। तो यही बात यहाँ की गई है कि परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणता या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। क्लियर है कि पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, परंतु एक ही बार। जब वो पुनर्विचार के बाद वापस आएगी तब सलाह माननी पड़ेगी। क्लियर? इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी है, और यदि दी है तो क्या दी है, यानी कि क्या दी है सलाह। अगर राष्ट्रपति जी को मंत्रियों के द्वारा कोई सलाह दी गई है तो वो सलाह क्या दी गई है और दी भी गई है या नहीं दी गई, ऐसी कोई भी जांच न्यायालय में नहीं की जा सकती। इस बात को क्लियर कर दिया गया है। क्लियर है? ये था हमारा अनुच्छेद 74 जिसको क्या था? अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति जी को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, और ये इसके अंदर जो है
अंदर का पोर्शन भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये तो सीधे तौर पर सभी जानते हैं, ज़्यादातर ऊपर से सभी पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद 74 में ये है, 75 में ये है, 76 में है, परंतु उसके अंदर की बातों से अगर क्वेश्चन बन जाए तब क्या होगा। तो जिन्होंने, अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में पढ़ ले, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ ले कि अगर क्वेश्चन सामने आए तो आप आराम से क्लियर कर सकें चीज़ों को। अनुच्छेद 75 क्या कहता है, आर्टिकल 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, यानी कि जो मंत्री हैं उनके बारे में जो अन्य उपबंध हैं उनके बारे में बात करता है हमारा अनुच्छेद 75, अर्थात हमारे संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, क्या कहा गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो आप क्लियर याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है नियुक्ति, क्या है, नियुक्ति। तो आपसे पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री जी निर्वाचित होते हैं या नियुक्त होते हैं, तो नियुक्त होते हैं वो, क्योंकि निर्वाचित तो पहले ही हो जाते हैं, चुनाव तो वो पहले ही लड़ चुके होते हैं ना किसी जगह से। किसी, आप देखते हैं वर्तमान समय में मोदी जी किसी, कहाँ से सांसद है, वाराणसी से है ना सांसद, तो वो पहले ही चुनाव तो लड़ चुके हैं, निर्वाचित हो चुके हैं, परंतु वो नियुक्त होते हैं बाद में, तो उनकी नियुक्ति की जाती है, अपॉइंट किया जाता है उनको प्रधानमंत्री के पद पर। क्लियर। तो यह पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं। क्लियर रखिएगा। तो बात रखी गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शब्द भी देखिए, इसीलिए एक एक वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ लिख दिया निर्वाचित और आपने ये शब्द ध्यान से पढ़ा ही नहीं है तो पेपर पढ़ा है परंतु ध्यान से नहीं पढ़ा तो चक्कर आ जाएंगे, और आप तो भाई सही करके आएंगे जब आपने चीज़ें ध्यान से नहीं पढ़ी तो, और क्वेश्चन गलत होगा जब आपने नहीं पढ़ा, निर्वाचित नियुक्ति पता ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो ये बात क्लियर कह दी गई है। यहाँ पर कहीं भी ये नहीं कहा गया कि भाई बहुमत दल के नेता कोई बनाएगा, वो बातें आगे जब हम पढ़ेंगे और भी अनुच्छेद इनसे संबंधित तब, परंतु अनुच्छेद 75 में 75 में ये कहीं नहीं कहा गया है कि बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। सिर्फ इसमें इतनी बात कही गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। क्लियर। अब एक का खा क्या कहता है, का क्या कबूतर, ए फॉर एप्पल भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में ए आएगा, ये ए। मंत्री जो कैपिटल में होते हैं ना ए, उनको बाद में जोड़ा जाता है। क्लियर रखिएगा इस बात को। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो क्या कहा गया है कि जो मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा में जितने मेंबर हैं उनकी 15% से अधिक नहीं हो सकती। फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधे पूछ लेते हैं। जब मूल संविधान बना था हमारा, शुरू में जब संविधान बना था तो उस समय ये संख्या डिसाइड नहीं थी। उस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि 15% ही होगी। उस समय प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपने नजरिए से कितने भी मंत्रियों की नियुक्ति कर सकते थे, परंतु ये प्रावधान कब किया गया, 91 संविधान संशोधन के द्वारा 2004 में ये बात क्लियर की गई, ये बात रखी गई, ये बात आई निकल कर कि जो प्रधानमंत्री जी अपनी मंत्रिपरिषद बनाते हैं वो लोकसभा के सदस्यों के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो मैंने अभी आपको ये बात बताई भी थी कि जो चीज़ कैपिटल में, यहाँ इंग्लिश में देखेंगे तो ए लिखा होगा कै की जगह, जो ऐसे लिखे होते हैं वो चीज़ बाद में जोड़ी जाती है। तो बाद में जोड़ी गई कि कुल 15% से अधिक नहीं होगी। और कब जोड़ी गई, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, 2004 में। साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें कैबिनेट शब्द का उल्लेख भी मूल संविधान में नहीं था। तो कैबिनेट शब्द 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। क्लियर। दोनों बातें याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। कैबिनेट मंत्री होते हैं,
उप राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, ये सारे मंत्री, जब हम मंत्री परिषद तीनों में डिफरेंस देखेंगे ना, ये आपको अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो सीधे सीक्वेंस में पढ़ते जाते हैं, परंतु एक लेक्चर इस पर भी कोशिश रहेगी कि राज्य मंत्री कौन होते हैं, उप मंत्री कौन होते हैं, कैबिनेट में कौन से मंत्री आते हैं, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में कौन कौन आते हैं, इस पर पूरी डिटेल चर्चा करेंगे एक टॉपिक पर अलग से। तो आज हम बात कर लिए, अनुच्छेद 75 चल रहा है, जिसमें पहले कहा है कि राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री की, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति जी करते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। दूसरी बात क्या कही गई है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अब एक का खरगोश ख यानी कि बी बोल सकते हैं आप। क्या कहता है, किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी सदन, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, आपको ऑल ओवर समझा दूंगी, परंतु शब्द शब्द पढ़िए क्या है, क्योंकि शब्द पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझाने के लिए ही तो मैं हूँ आपको, परंतु शब्द पढ़िए कि क्या किस तरीके से दिया गया है संविधान में। किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची, कहाँ 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून, एक दल से इधर कोई चला जाता है तो वो कब अयोग्य हो जाता है। ऐसी क्या बात है कि दल बदल में अगर वो दल बदल कानून उस पर लग जाता है सदस्य पर, तो वो किस तरीके से अयोग्य हो जाता है संसद के या चुनाव लड़ने के उस समय, या जो उनका निर्वाचन हो चुका है उसके बारे में। तो दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। हम 12 की 12 अनुसूचियां देखेंगे, पहले आर्टिकल्स कर रहे हैं उसके बाद अनुसूचियों पर बात करेंगे। तो 10वीं अनुसूची के पैरा 2, क्या पैरा 2 सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से हैं, तो पैरा 2 में के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निर्हित, अर्थात निर्हित कब निर्हित होगा, कब अयोग्य हो जाएगा। निर्हित है अपनी निर्हरता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी, या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है। इनमें से जो भी पहले हो, या तो वो उसकी पदावधि समाप्त होगी तब, या फिर जहां वो ऐसी अवधि के बीच में, यानी कि उसको निर्हरित घोषित कर दिया गया है दल बदल के तहत, परंतु वो अपनी पदावधि समाप्त होने से पहले ही किसी अन्य सदन से, किसी अन्य क्षेत्र, यानी कि किसी पूर्व सदन के किसी सदन के निर्वाचन लड़ता है, यानी कि और दूसरा चुनाव लड़ता है, कोई और चुनाव लड़ता है या दूसरे सदन से लड़ता है। अगर लोकसभा से है तो राज्यसभा से लड़ता है। तो कि समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है। इनमें से जो भी पहले हो कि अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन, क्या खंड 1 के अधीन, खंड 1 क्या है, ये खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए निर्हित होगा, यानी कि निर्हित होगा, यानी कि अयोग्य होगा। ये बात कही गई है। दल बदल का अगर उसको पर नियम लग गया है और वो संसद के किसी सदन से अयोग्य साबित कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है दल बदल के आधार पर, और वो चाहे कि उसका कार्यकाल चल रहा है परंतु उसको हटा दिया गया, क्योंकि जब दल बदल कानून लग गया है तो बिल्कुल अयोग्य हो गया वो, और वो चाहे कि किसी और सदन से, दूसरे सदन से चुनाव लड़ लूँ, निर्वाचन क्षेत्र से, या किसी और पार्टी से लड़ लूँ, तब क्या होगा कि वो मंत्री नहीं बन सकता, वो निर्हित होगा। ये बात कही गई है, यानी कि अयोग्य होगा। एक में क्या कहा गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अन्य मंत्रियों की सलाह पर, तो मंत्रियों के बारे में बात की गई है, तो ये कहा गया है कि उनके अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए निर्हित होगा। तो ये बात कही गई है, निर्हित अर्थात अयोग्य होगा। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आएगी कि ऑल ओवर ये बात की गई। दल बदल से संबंधित है हमारी 10वीं अनुसूची। क्या है पूरी अनुसूची में क्या है, क्या क्या बातें हैं, सब जब हम अनुच्छेद के बाद अनुसूचियां देखेंगे। अभी हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो सीक्वेंस में पढ़ते जाते हैं, बीच में और कुछ नहीं डालेंगे। क्लियर? तो सीक्वेंस में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब बात क्या है, 1 में तो ये बात है, 1 का खंड कै और ख ये था। अब 2 क्या है,
मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। क्या है कि प्रधानमंत्री, ये जो मंत्री हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। आप याद रखिएगा, प्रसाद पर्यंत अर्थात जब तक प्रधानमंत्री जी चाहेंगे वो कार्य करेंगे, जब तक राष्ट्रपति जी चाहेंगे तब तक प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद कार्य करेगी। अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं करेगी। तो प्रसाद पर्यंत तो यही चीज़ होती है, परंतु रियलिटी क्या है जब हम आगे के अनुच्छेद देखेंगे तब बात करेंगे। क्लियर? तो परंतु यहाँ पर क्या बात की गई है आर्टिकल 75 में 75 में कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। बिल्कुल, ये बात अगर आपसे कोई पूछे कि क्या मंत्री राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। राज्यपाल भी राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। थर्ड में क्या है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद होती है, कैबिनेट मंत्री, सरकार, आप जो भी कहना चाहें, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपसे पूछ सकते हैं भाई, हो सकता है वो कह दें कि मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो नहीं, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले, क्या कहा गया है, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार, कहाँ, तीसरी अनुसूची, क्या तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। तो जिस तरीके से हमने राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी के बारे में उनसे संबंधित अनुच्छेद पढ़े, उनकी जो शपथ का प्रारूप था वो अनुच्छेदों में ही दिया हुआ था ना, परंतु ये जो सदस्य हैं, सांसद के सदस्य हैं, ये मंत्री बनने से पहले क्या कहा गया कि किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ ली जाती है। आप देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह होता है उस समय और अन्य मंत्री भी शपथ लेते हैं, और वो किसी ना किसी क्षेत्र से सांसद हैं या नहीं भी होते। ऐसा नहीं है कि जो मंत्री बना है वो सांसद भी होगा, किसी ना किसी क्षेत्र से वो चुनकर भी आया होगा। परंतु ये बात की गई है कि अगर वो अपने प्रधानमंत्री या मंत्री कोई भी पद ग्रहण करते हैं, अपना पद ग्रहण करने से पहले उनको शपथ लेनी आवश्यक है। और वो शपथ दिलाएगा कौन? वो शपथ राष्ट्रपति जी के द्वारा दिलाई जाएगी। और साथ ही साथ उस शपथ का प्रारूप क्या है, जैसे हमने राष्ट्रपति जी की शपथ पढ़ी, हमने बताया था मैं अमूक, इस तरीके से बताया था ना, तो वो प्रारूप था। ऐसे उपराष्ट्रपति जी में भी था। तो वो जो प्रारूप है वो किस में है? तीसरी अनुसूची में। आपसे पूछ भी सकते हैं कि मंत्रियों के शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में है, तो तीसरी अनुसूची में। क्लियर रखिएगा। और क्या क्या है तीसरी अनुसूची में जब डिटेल्ड बात करेंगे, वो अभी यहाँ पर सिर्फ इतना ही काम है तीसरी अनुसूची का, इतना ही संबंध है तो इतना बता दिया, परंतु डिटेल्ड हम अनुसूची जब पढ़ेंगे तभी बात करेंगे। तो किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। किसकी शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री? किसकी लेते हैं? पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जैसे हमारे राष्ट्रपति जी संविधान के संरक्षण, एकता, अखंडता की लेते हैं, इसी तरीके से जो मंत्री हैं प्रधानमंत्री सहित वो लेते हैं अपने पद और गोपनीयता की शपथ। फिफ्थ में क्या कहा गया है? कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। मैंने अभी आपसे कहा कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि जब आप मंत्री बन रहे हैं तो आप किसी सदन के सदस्य हो, अर्थात आप लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो। अगर आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं तब भी आप प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद है उसमें शामिल हो सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। परंतु आपको 6 महीने के अंदर अंदर, किसी भी तारीख को, ऐसा नहीं कि भाई दूसरे महीने की सोमवार को, मंगलवार को, नहीं, 6 महीने की अंदर अंदर किसी भी टाइम आपको 6 महीने में ही, 6 महीने पूरे होने से पहले ही किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना पड़ेगा। ये बात कही गई है। अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर किसी सदन के सदस्य नहीं बनते, चाहे लोकसभा के बने चाहे राज्यसभा के नहीं बनते, तब आपको मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। और त्यागपत्र देना क्या पड़ेगा? आप खुद ही अयोग्य हो जाएंगे, क्योंकि ये बात कही गई है कि
उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेंगे 6 महीने में। तो आपसे टाइम ड्यूरेशन पूछा जाता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बन जाता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो वो अधिकतम कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो 6 महीने तक रह सकता है। सिर्फ 6 महीने के अंदर ही अंदर उनको किसी ना किसी संसद की, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी की भी सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक है। मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करें। यानी कि आप देखते हैं कई बार कहते हैं कि इस समय जो पे स्केल बढ़ाया भी जाता है, हमेशा तो एक जैसा नहीं रहता। तो वो कौन निर्धारण करता है कि कितनी वेतन होंगे, क्या भत्ते होंगे? तो इसका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। मंत्रियों के क्या वेतन होगा, क्या भत्ते होंगे, इसका निर्धारण संसद विधि द्वारा करती है। संसद विधि के द्वारा करती है, याद रखिएगा, संसद करती है। मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और संसद जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। यानी कि जो दूसरी अनुसूची में जितने वेतन भत्ते लिखे गए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है मंत्रियों के वेतन भत्ते से संबंधित बात कहाँ की गई है? इसमें तो सिर्फ इतना कहा गया है कि वेतन भत्ते हैं, वो विधि बनाकर संविधान तय करेगी कि उनको क्या मिलना है। अगर बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है, कितने समय में बढ़ाना है, ये सारी विधि कौन बनाती है? ये संसद बनाती है। परंतु ऐसा तो नहीं है कि रोज वो ये तय करती है, हर रोज तो तय नहीं करती कि आज इतना होगा कल इतना होगा। एक टाइम ड्यूरेशन के बाद ही तय करती है कि ठीक है 1 साल में, 2 साल में, समय के अनुसार कि अब महंगाई बढ़ गई है, चलिए चीज़ें और बढ़ा देनी चाहिए। तो इतने समय तक जो लिखे होते हैं कि इतनी मंत्री को इतना मिलता है, इतना मिलेगा, ये सब बातें लिखी होती हैं दूसरी अनुसूची में। तो ये कहा गया है कि जब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं किए जाते, कि जब तक कोई बदलाव नहीं किया जाता तो उतने ही वेतन भत्ते, वही फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो दूसरी अनुसूची में दी गई हैं। अगर उनमें कुछ बदलाव करना है, उनमें बढ़ोतरी करनी है, तो कौन बढ़ाएगा? उसको संसद बढ़ाएगी। तो 2 बातें थी, क्लियर रखिएगा बात। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, परंतु ध्यान से पढ़िए। कहते हैं ना, चाहे 10 मिनट पढ़ो, जरूरी नहीं है आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 1 घंटा पढ़ रहे हैं परंतु ध्यान कहीं और है तो उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं। आप सिर्फ 30 मिनट पढ़ रहे हैं परंतु पढ़ ऐसा रहे हैं जो पढ़ रहे हैं वो पूरी तरह समझ में आया है, तो ज़्यादा प्रोडक्टिव है ना वो 30 मिनट पढ़ना। तो चाहे आप कितना टाइम देते हैं, अपने टाइम को निकाल कर आप जितना टाइम पढ़ाई को देते हैं वो टाइम ईमानदारी से दीजिए, जो वो प्रोडक्टिव हो। यानी कि अगर आपने एक बार कोई चीज़ पढ़ ली, इस तरीके से पढ़ी कि उससे संबंधित क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी प्रकार से पूछा जाए, आप उसको हल कर लें। क्लियर?